प्रूफ है उसको एक बार हम दोबारा करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है कि इट इज ए पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो एंड सो प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन is belongs to a ring of polynomial over integers and n is greater than equal to 1 if there is a prime p such that p जो है वो उसका स्क्वायर ए नॉट को डिवाइड नहीं करता है, p ए एन को डिवाइड नहीं करेगा और बाकी p जो है वो ए नॉट ए वन ए टू सो ए एन माइनस वन को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा हमें कोई प्राइम नंबर मिल जाता है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स होगा वो रिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। तो इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स कि ये रिड्यूसिबल है। हमने प्रूव करना है कि ये इरिड्यूसिबल है, नॉट रिड्यूसिबल है। तो लेट अस एज्यूम that f of x is reducible over q. Okay, since the coefficients of f of x are integers, so by Gauss lemma the polynomial f of x can be written as product of two polynomials in product of two polynomials in ring of Z means reducible होगा। अगर आप गॉस लेमा को देखें तो गॉस लेमा में है कि अगर गॉस लेमा क्या क्लेम करता है, गॉस लेमा कि f of x is reducible over q, then implied by f of x is reducible over z। तो यही लगा कि अगर हमने इसको q में रिड्यूसिबल मान लिया कि इट इज रिड्यूसिबल ओवर q, तो डेफिनेटली इट विल बी रिड्यूसिबल इन z। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मींस रिड्यूसिबल। ओके, नाउ हमने इसको रिड्यूसिबल मान लिया तो हम इसको दो फैक्टर्स के कर देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी वन एक्स प्लस सो ऑन सो प्लस वी आर एक्स रेज टू पावर आर और इनटू सी वन नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सो ऑन सो प्लस सी एस एक्स रेज टू पावर एस, where
R is less than n, S is less than n, and VR is not equal to 0 and CS not equal to 0. Okay, now अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट टर्म V नॉट इंटू C नॉट, और अगर लीनियर टर्म देखें तो V नॉट C1 प्लस V1 C नॉट into x plus so and so, and the last term will be VR into Vs x raised to power R plus S. Okay, so this is just a product of these two polynomials. और यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हैं कि हमने ये VR और ये जो CS है, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स है, they are all belongs to integers. या VI यूज कर सकते हैं, VI and VZ, they are all belongs to integers. Okay, now comparing, क्योंकि अगर इसका हम देखें तो f of x का जो एक्सप्रेशन है that is a naught plus a1x plus so and so plus an x raised to power n. So definitely on comparing coefficients, what we get? We get a naught is equal to v naught c naught, और उसी तरह से a1 हमारे पास आ जाएगा v naught c1 plus v1 c naught, and so and so, and the an will be vr into cs. So this is on comparing, we get this one. Now what we have given, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन देखें तो हमें गिवन क्या दिया है? हमें गिवन ये दिया है कि a नॉट को b जो है वो p जो है वो डिवाइड करता है, ठीक, और p स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता है. तो a नॉट का हम इस दोनों को यूज करेंगे. तो सिंस वी कैन राइट, सिंस p डिवाइड a नॉट एंड p स्क्वायर नॉट डिवाइड a नॉट. सो यहां पे a नॉट की वैल्यू हम यूज कर लेंगे यहां से. सो व्हाट देयरफॉर p डिवाइड v नॉट इनटू c नॉट. तो डेफिनेटली अगर ये दोनों दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और p हमारा प्राइम नंबर भी है साथ में, तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. आइदर देयर इंप्लाइज आइदर p divide v naught and p not divide c naught, or p divide c naught and p divide not v naught. These are the two possibilities. सिंपल है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ओके, तो हम दोनों में से पहले इस पॉसिबिलिटीज को एज्यूम कर लेते हैं कि अपना ये एज्यूम कर लेते हैं हम पहले, फिर हम इस केस को ले लेंगे वन बाई वन. सो वी टेक एज्यूम p divide c naught and p is not divide v naught. आई थिंक यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा. अब हमें एक और चीज दी है, अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव गिवन कि दिस सेकंड वन इज p नॉट डिवाइड an. हम इसको यूज करते हैं. आल्सो p not divide
an, that is p not divide an की वैल्यू हम on comparing what we have get this is an is v r into cs, तो इनको डिवाइड नहीं करता है। इट मीन्स दैट अगर ये डिवाइड नहीं करता है दोनों के प्रोडक्ट को, इट मीन दैट पी जो है वो बी आर को भी डिवाइड नहीं कर रहा होगा और पी जो होगा वो सी एस को भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों में से एक को डिवाइड कर देगा तो दोनों को प्रोडक्ट को पक्का डिवाइड करेगा। आप ये एग्जांपल देके चेक भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब पी जो है स्टूडेंट सी एस को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक, और यहां पे देखें और पी जो वो सी नॉट को डिवाइड कर रहा है। तो हम इन दोनों से एक चीज हम यहाँ पे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इन दो चीजों से, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हम सी एस की बात कर रहे हैं, और अगर स्टूडेंट हम वापस जाए तो हमारे पास जो सी वाला एक्सप्रेशन है वो कहाँ पे है, वो ये है, इसकी बात हो रही है। इट मीन दैट हम ये बोल रहे हैं कि पी जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि पी डिवाइड सी नॉट बट पी नॉट डिवाइड सी एस, यही हम कंक्लूजन आ रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है वो पी सी वन को डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, C2 को, C3 को, बट अल्टीमेटली हमें यह पता है कि CS को तो डिवाइड नहीं करने वाला है, और इससे प्रीवियस टर्म होगी उसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इसकी भी कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, हम मानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि लेट CM V the first coefficient in C naught plus C1x plus so and so, या मैं लिख भी देता हूँ CM x raised to power m plus CM plus 1 x raised to power m plus so and so CS x raised to power s की 20 की टर्म लिख दी। हमने क्या क्लेम करा स्टूडेंट कि इस एक्सप्रेशन में ये जो CM है ये पहला कोएफिशिएंट ऐसा है जिसको P डिवाइड नहीं करता है, ठीक। मैं अभी बताया आपको कि आप देखो तो यहाँ पे है कि P जो है C नॉट को डिवाइड कर रहा है, C नॉट को डिवाइड कर रहा है और CS को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिवाइड कर हमने ये क्लेम करा कि P जो वो CM को डिवाइड नहीं कर सकता। हो सकता है M हमने एक आर्बिट्रेरी लिया, हो सकता है M की वैल्यू 1 नहीं हो, इसका मतलब C1 को डिवाइड, हो सकता है C2 हो, C3 हो। तो वी क्लेमिंग कि CM इज द फर्स्ट नंबर जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा है। ये कहां से पता चलेगा सबको डिवाइड क्यों नहीं कर रहा है? ये हमें पहले का पता है कि C1 को डिवाइड कर रहा है और लास्ट वाले को डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट कोई ना कोई सबको डिवाइड तो ये नहीं करेगा, ठीक। करता तो पहले से लेके लास्ट तक सभी को काटता। हमने ये क्लेम कर लिया कि ये CM ऐसा नंबर है यहां तक इसने CM को नहीं डिवाइड करा, P ने इसके पीछे सभी को डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट दैट इज P डिवाइड C नॉट, वो तो पहले ही क्लेम है, P डिवाइड C1, P डिवाइड C2, P डिवाइड C3 एंड so P डिवाइड CM-1, ओके। और आगे कोई पता नहीं मैं डिवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, बट इतना क्लियर है इससे, इस लाइन से अब क्लियर हो गया। विद द फर्स्ट कोएफिशिएंट इन
दिस एक्सप्रेशन सच दैट P नॉट डिवाइड CM। तो इससे पीछे वालों को सबको P जो है वो डिवाइड करेगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ नाउ वाई। अब हमने इससे जो हमने इक्वेशन ली है, इससे देखो ये जो कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन से अगर यहां से हमने, मैं आपसे पूछूं कि AM किसके बराबर होगा, तो AM डेफिनेटली यहां पे कहीं बीच में टर्म होगी AM। ओके, यहां पे AM कहीं बीच में यहां पे टर्म होने वाली है AM। तो AM का कंपैरिजन करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो यहीं से आइडिया लग जाता है। देखो A1 किसके बराबर आया था, V0 C1 प्लस B1 C0, और दोनों का कोएफिशिएंट सबस्क्रिप्ट का एडिशन देखें तो 1 के बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली AM क्या आएगा यहाँ पे, AM विल बी V0 CM प्लस V1 CM माइनस 1 प्लस सो ऑन, सो लास्ट टर्म क्या आएगी, VM और C0। इस तरह से आप देखेंगे सब कोएफिशिएंट्स का जो सबस्क्रिप्ट का जो है वो एडिशन M होना चाहिए। 0 प्लस M M, 1 प्लस M माइनस 1 M, और V का सबस्क्रिप्ट है M प्लस 0। सो इट मीन दैट फ्रॉम दिस, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो यू कैन से फ्रॉम 1 व्हाट वी गेट, from 1 where we have AM is equal to V0 CM plus V1 CM minus 1 plus V2 CM minus 2 plus so on, so plus VM और C0। अब स्टूडेंट आप अब इसी को ऑब्जर्व करें अगर आप, तो अब यहां पे ये चेक कर लो, आप देखो C0 को P डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो इट मीन दैट ये इस टर्म को डिवाइड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि P अगर CM को डिवाइड, C0 को डिवाइड कर रहा है, तो P डेफिनेटली BM इंटू C0 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास 4 है, 4 हमारा 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 इंटू 8 इंटू 5 भी कर देंगे तब भी डिवाइड करेगा ये। ठीक, उसी तरह से पीछे की टर्म देखिए, अगर हमारे इससे पीछे टर्म क्या आएगी, यहाँ पे आएगा VM1 M-1 C1, तो C1 डिवाइड, तो पिछले टर्म भी डिवाइड हो जाएगी। अब चलते चलते अगर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे P जो है वो CM-2 को भी डिवाइड करेगा, तो ये भी डिवाइड होगी, ये भी डिवाइड होगी, पीछे की टर्म में सारी डिवाइड होगी। और ये वाली टर्म ये देखो, CM-1 को क्या डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, तो B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये डिवाइड करेगा। बट व्हाट अबाउट दिस, देखो हमने क्या लिखा है कि P जो है वो CM को डिवाइड नहीं करता है। अब डिपेंड पड़ता है कि B0 को करता है कि नहीं करता है। अगर B0 को डिवाइड करेगा तो सारी टर्म में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि P जो है वो B0 को भी डिवाइड नहीं करता है। इट मीन्स दैट व्हाट वी गेट, वी है कि ना तो P ना तो V0 को डिवाइड कर रहा है, ना ही P जो है वो CM को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि P जो है वो डेफिनेटली CM0 B0 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इट मीन दैट अगर इस पूरे को हम डिवाइड करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें, अगर स्टूडेंट किससे, P से डिवाइड करें, ओनली राइट हैंड साइड, ओनली इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें P से, तो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो ये रिमाइंडर बच जाएगा। दिस विल बी द रिमाइंडर, क्योंकि ये डिवाइड होता ही नहीं।
बाकी सारी टर्में जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। मेरी बात समझेगी नहीं समझेगी? इट मीन दैट अगर हम इसको इस तरह से लिखें ना, P डिवाइड दिस वन V नॉट CM प्लस B1 CM माइनस 1 प्लस सो प्लस VM C नॉट। अब जैसे मल्टीप्लाई करते चलोगे यहाँ पे ऑफसेट आता चलेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक्सप्रेशन कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो किसी न किसी मल्टीपल होगा, ये सारे एक्सप्रेशन कट जाएंगे, बट रिमाइंडर में ऑलवेज नीचे के बच जाएगा, ये रिमाइंडर में बच जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होता है इससे। ठीक, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एवरी टर्म सो every term except VMC not is divisible by P। तो इट मीन दैट ये पूरा डिवाइड एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इट मीन दैट हमारा जो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का पूरी टर्म्स डिवाइड नहीं हो रही है, इट मीन दैट हम बोलेंगे कि AM जो है वो P से डिवाइड नहीं होगा। देयर इंप्लाइज P नॉट डिवाइड AM। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीजें आ गई कि therefore we have P नॉट डिवाइड AM। और अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे चले स्टूडेंट, तो एक चीज और है यहाँ पे कि ये वाला सेकंड पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट बोलता है कि P जो है वो AN को भी डिवाइड नहीं करता है। तो यहां से क्या क्लेम हुआ? अब देखो, इसके पीछे तो सारे डिवाइड होते हैं। P जो है A नॉट को डिवाइड करता है, A1 को भी, A2 को भी, और AN माइनस 1 तक भी। तो आप खुद ही सोचो इससे क्या बनेगा हमारे पास। हम लिखेंगे सिंस P नॉट डिवाइड AN एंड P डिवाइड A नॉट, A1, A2 सो AN माइनस 1, बाकी तो सबको डिवाइड करता है। P तो सबको डिवाइड करता है, ओनली AN को डिवाइड नहीं करता। तो आप खुद ही लगाओ, P है तो इसी एक्सप्रेशन से ये, क्योंकि M जो है वो लिया कहां से हमने? M तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसी में से कोई ना कोई टर्म होगी ना, और हम क्लेम कर रहे हैं कि सभी को डिवाइड कर रहा है, बस AN को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर M क्या होना चाहिए? इससे यहां से क्लियर हो रहा है कि डेफिनेटली देयर इंप्लाइज M जो होगा वो N के बराबर ही होगा, बाकी तो सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक, सो हियर वी गेट N जो है वो M के बराबर ही होगा। सो देयरफॉर N आपका M के बराबर आ गया, और M जो था वो डेफिनेटली S से छोटा था कि नहीं? क्यों क्यों था छोटा? आप देखो, खुद ही देखो कि अपना जो एक्सप्रेशन है C वाला, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये हमने कहां से लिया? CM हमने लिया यहां से, इस एक्सप्रेशन से। तो C है S से छोटा ही है ना, बीच में है, तो यहां से हम लिख सकते हैं M इज लेस देन इक्वल टू S। और S किससे छोटा था? S तो N से छोटा था। क्यों क्यों था S से N से छोटा? क्योंकि दोनों का जो आपका फैक्टराइजेशन था, N पोलिनोमियल का, वो हमने किसकी फॉर्म में लिखा था? ये देखो, यहां पे डिग्री कितनी है? N, और
यहाँ पे इसकी डिग्री n है और इसकी डिग्री r और s है। इट मीन दैट दोनों का s और r का जो एडिशन होगा वो n होगा, ठीक। तो s और n ये बराबर तो हो नहीं सकते, तो डेफिनेटली s जो होगा वो n से छोटा ही होगा। तो डेफिनेटली यहां से ये क्या क्लियर हो रहा है कि s जो होगा वो n से छोटा होगा। तो यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है कि n जो है वो n से छोटा है। सो विच इज absurd, which is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट अगर हम इसको दूसरा केस लेके चले, जो हमने यहां पे क्लेम करा था, ये पहले हमने कौन सा केस लिया, हमने इसको लेके किया। अब हम ये वाला केस ले तो सेम प्रूफ बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो पिछली बार हमने सीएम लिया था ना, बिकॉज ऑफ सी नॉट। इस बार हम क्या लेंगे, बीएम लेंगे, क्योंकि पी बी नॉट को डिवाइड कर रहा है। बाकी सेम आप देखो तो देखो, इसमें जब यहां पे हमने सीएम लिया, इस केस में जब हमने सीएम लिया यहां पे, तो यहाँ पे बीएम लेना पड़ेगा। और हम क्या लिखेंगे, विद द फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस सो एंड सो सी वी एम एक्स रेज टू पावर एम वी एम प्लस वन अप टू वी आर, क्योंकि उसमें ऐसे इसमें वी में आर लिया है हमने। और जहां जहां पे यहाँ पे सी दिख रहा है ना आपको, वहां वहां पे हमने वी से रिप्लेस कर देना, और जहां पे एस है वहां पे आर रिप्लेस कर देना। तो फाइनली यहां पे अब हमारा क्या आना था, यहां पे आना हमारा सी बी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू सी नॉट बी एम सी वन वी एम माइनस वन सी टू वी एम माइनस टू, और यहां पे सी एम वी नॉट। इसका मतलब सी और एम जो है, सी और बी जो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और फाइनली हम यहां पे फिर यहां पहुंचेंगे कि वी नॉट डिवाइड ए नॉट एंड वी नॉट डिवाइड ए एन। और फाइनली यहां पे हम क्या कंट्राडिक्शन मिलेगी, हमें यहां पे कंट्राडिक्शन मिल जाएगी कि n is less than equal to n। तो in both cases we get a contradiction। Similarly मैं यहाँ पे अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो we can write similarly if p divide v naught and p not divide c naught, we arrive at an absurdity। सो इट मीन्स दैट जो हमने क्लेम करा था वो गलत था। क्या क्लेम करा था हमने, कि जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वो रिड्यूसिबल था। हेंस आवर supposition is wrong, and so f of x is irreducible over q। so I hope students आपको ये आइंस्टाइन क्राइटेरिया का आइडिया लग गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी कि हाउ टू डू दिस। तो दिस इज द very important theorem। तो now we will discuss some problems how to apply this। so let's move। so first example is x square minus 2 is reducible over q।
ये एग्जांपल। अब स्टूडेंट हमें क्लियर सा पता है कि ये तो क्यू में रिड्यूस होता ही नहीं, ठीक। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करनी हो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी एक्स माइनस अंडर रूट 2 और एक्स प्लस अंडर रूट 2। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो अंडर रूट 2 है वो रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक। इट मीन्स दैट x माइनस अंडर रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू q this, या x प्लस अंडर रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ऑफ ओवर। तो रिड्यूस तो हो गया ये, पर q में नहीं हो पाया, ये रिड्यूस होगा ये r में। अगर आप देखेंगे फर्स्ट से सेकंड वीडियो में तो उसमें मैंने ये डिस्कस भी करा है। तो हमें क्लियर पता है कि इरिड्यूसिबल है, पर हमने यहाँ पे क्या करना है, आइंस्टाइन क्राइटेरिया कैसा लगाएंगे वो चेक करना है हमने। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास an कितना है हमारे पास, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, और a नॉट क्या है हमारे पास -2, ठीक। अब हमने एक प्राइम नंबर ढूंढना है, p ढूंढना है, जो लीडिंग टर्म वाले को छोड़ के बाकी सबको डिवाइड कर दे। यही होता है आइंस्टाइन क्राइटेरिया। क्या बोलता है आइंस्टाइन क्राइटेरिया? बोलता है कि p जो है वो a नॉट को डिवाइड करेगा, a1 को डिवाइड करेगा, an-1 तो सबको डिवाइड करेगा, साथ में an को डिवाइड नहीं करेगा, और साथ में p स्क्वायर जो है वो a नॉट को डिवाइड नहीं करेगा। ये दो चीजें हैं। डेफिनेटली यहां पे 2 लेना चाहिए हमें। 2 जो है, अगर p एक 2 लेते हैं तो क्लियर है कि p इज नॉट डिवाइड an। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि ये हमारे पास कितना है 1 है, और ये कितना है 2, सो 2 नॉट डिवाइड 1। उसी तरह से p डिवाइड -2 को डिवाइड कर रहा है, दैट इज p जो है वो a नॉट को डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और साथ में p स्क्वायर मींस 4 इज नॉट डिवाइड a नॉट। 4 जो है वो -2 को डिवाइड नहीं करता है, तो इट मीन दैट सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। सो वी कैन राइट वाई आइंस्टाइन क्राइटेरिया x square -2 is irreducible over q, ठीक। सो थोड़ा सा ये भी आपने दिमाग में रखना है कि आइंस्टाइन क्राइटेरिया जो है वो जब लगेगा तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो ओवर z होना चाहिए, और इसकी रिड्यूसिबिलिटी या इरिड्यूसिबिलिटी ओनली रैशनल नंबर q के लिए ही चेक होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज phi of x और सब्सक्रिप्ट में p इज इक्वल टू 1 + x + x square plus so on so plus x raised to power p minus 1 is irreducible over q, where p is prime. p is prime. हमारे पास देखो ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को हमने चेक करना है कि ये फैक्टर इसके नहीं बनेंगे ओवर q। p is prime। तो p प्राइम माने सर आप इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो। p की वैल्यू अगर आप मान लो प्राइम नंबर डालना है 2 डालोगे, या p की वैल्यू 3 डालोगे,
p की वैल्यू 5 डालोगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी? 2 के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वो तो आपके पास 1 प्लस एक्स बनेगा, वो तो पहले ही लीनियर है, इसके आगे की फैक्टराइजेशन होनी इसकी। पी क्यूब के लिए चेक कर सकते, तो पी क्यूब के लिए क्या बनेगा? पी क्यूब के लिए 5 ऑफ 3x क्या बनेगा हमारे पास? बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पी 5 के लिए क्या बनेगा? पी 5 के लिए, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे जो डिग्री है वो p माइनस 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 आएगी। और 5 के लिए क्या बनेगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4। तो ये बोलता है कि ये क्यूब में रिड्यूस नहीं हो सकते। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अब इसको चेक कर रहे हैं कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट पहली बात तो यह है, देखो कि फाई ऑफ एक्स पी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेफिनेटली ये इसके बराबर ही आता है। ये आपने कई बार यूज भी करा होगा, जैसे हम छोटी क्लासेस में यूज भी करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज नथिंग बट इट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लाइक दिस। तो इसी तरह का ये फॉर्मूला है, ये पी डिग्री के लिए है। यहाँ पे पी 1 रेज टू पावर पी लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक नया फंक्शन मान लूंगा g ऑफ x, और g ऑफ x क्या मानूंगा मैं? फाई ऑफ p x प्लस 1। मैंने x को रिप्लेस कर दिया फाई ऑफ p में x प्लस 1 से। अब जैसे इसको मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि डिनोमिनेटर थोड़ा सॉल्व हो जाए, रहेगा लेकिन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, x प्लस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1। तो उससे क्या हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विथ 1 ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर p माइनस 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 1 ओवर x, तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है x प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 x रेज टू पावर n y raised to power 0 plus nc1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus so and so ncn x raised to power 0 y raised to power n, like this. So we use this formula. So what we get pc0 x raised to power p and 1 raised to power 0, that is 1, plus pc1 x raised to power p minus 1 pc2 x raised to power p minus 2 plus so and so pcp x raised to power 0 and 1 raised to power n p, that is 1, and this minus 1 as it is, minus 1 as it is. तो नाउ हम इसको अगर इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सॉल्व करें तो pc0 कितना होता है? p 1, इट इज 1। तो x रेज टू पावर p रह गया, यहाँ पे pc1 कितना बनेगा? p, और x रेज टू पावर p माइनस 1 एज इट इज, प्लस pc2 को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1/2 p इंटू p माइनस 1 x रेज टू पावर p माइनस 2 प्लस so on so pcp 1 होगा and x raised to power 0 is 1, that is 1 minus 1.
तो ये आपस में 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे अपना x है। सो x से सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा, इसकी प्रीवियस टर्म यहाँ पे अगर इसकी हम प्रीवियस टर्म लिखना चाहें तो इसकी प्रीवियस टर्म होगी p इंटू एक्स। ओके, लास्ट टर्म विल बी p इंटू एक्स, बिकॉज इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी यहाँ पे होगी वो p माइनस 1 x रेज टू पावर 1 इंटू दिस, ये टर्म होगी आगे, फिर ये टर्म आ गई तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी पी एक्स, सो दैट विल बी पी इंटू एक्स। तो x डिनोमिनेटर में पड़ा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी गेट, p माइनस 1 प्लस p इंटू एक्स रेज टू पावर p माइनस 2, एक एक डिग्री जो है वो कम हो जाएगी, प्लस सो लास्ट में x है तो सिंपल p रह जाएगा। सो what we get g of x is equal to this one। अब हम इस पे आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगाते हैं। नाउ वी गेट दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के ऊपर हम एक्सप्रेशन लगा, आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगाएंगे। ठीक, तो आप देखो अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा an हाईएस्ट डिग्री की टर्म दैट विल बी 1 और a n माइनस जो है वो p है, an माइनस 2 जो है वो 1 माइनस 2 p माइनस p इंटू p माइनस 1 सो और लास्ट में कांस्टेंट टर्म a नॉट जो वो p है। ठीक, तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया की कंडीशंस, इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, बाकी सबको p से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली p नॉट डिवाइड an। ठीक, an में क्या है, 1 वैल्यू है तो p तो 1 को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि p प्राइम है, p प्राइम है तो ये तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा 7 होगा, तो 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा वो। और साथ में p डिवाइड an माइनस 1, इसमें भी p है, p का मल्टीपल है तो इसको भी डिवाइड कर देगा, उसी तरह सभी को डिवाइड करेगा और साथ में a नॉट को डिवाइड कर रहे हैं। और साथ में एक और कंडीशन होती है कि p स्क्वायर जो है दैट नॉट डिवाइड a नॉट, और डेफिनेटली p स्क्वायर जो है वो p को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऑल द कंडीशंस ऑफ आइंस्टाइन क्राइटेरिया आर फिल्ड अप, सो वी कैन से व्हाई Einstein criterion phi of phi के हमने g के लिए चेक करा, सो g of x is irreducible over q। और अगर स्टूडेंट देखिए, अगर हम देखें तो g जो है वो इन टर्म्स ऑफ हम ये लिख रहे हैं ना, अगर ये आपका इररिड्यूसिबल है तो डेफिनेटली फाई भी क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा। सो वी कैन राइट हियर कि देयर इंप्लाइज या हेंस phi of p of x is also reducible over q। तो यही हमने प्रूव करना था। सो एक और हम इसमें यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि अगर फाई रिड्यूसिबल होता तो सॉरी g ऑफ x रिड्यूसिबल होता तो फाई ऑफ p भी रिड्यूसिबल होगा। तो वी कैन राइट कि फॉर reducibility of phi of p of x implies reducibility of
reducibility of g of x. आप ध्यान से देखो, ये उल्टा है. अगर phi of p रिड्यूसिबल है तो g of x रिड्यूसिबल होगा. और थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह से इसको g को कैसे जनरेट करा. हमने g को जनरेट करा हमने phi में x प्लस 1 करके. ठीक, तो काफी इस तरह से एक दो प्रॉब्लम्स हम करेंगे भी आगे. तो we take one problem, then we stop this. So problem is show so that x cube plus 3x plus 2 belongs to ring of polynomial over field Z7 is irreducible over the field Z7. तो स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें जो Z7 है, Z7 में एलिमेंट तो कम ही होते हैं. कितने एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट होते हैं. 0 1 2 3 4 5 6. अब हम बोल रहे हैं इरिड्यूसिबल. इट मीन दैट इसमें इरिड्यूसिबल तभी होगा स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन का रूट Z7 के पास नहीं होगा. तो अगर हम यहाँ पे ये शो कर दें कि Z7 के पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है x की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तब भी ये इरिड्यूसिबल होगा. रिड्यूस तो तभी होगा अगर इसके पास इसका एक कोई ना कोई रूट होगा. तो जैसे f of x इज मान लेते हैं इसको x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है. ठीक, तो सब पहले 0 पुट किया हमने. 0 पुट किया तो क्या आएगा? 0 0 प्लस 2 आएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 2 अंडर मॉडुलो 7. ठीक, अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 1 3 प्लस 2, सो इट विल बी 6. तो 6 तो आपका 6 ही रहेगा अंडर मॉडुलो 7. और अगर हम इसको 2 पुट करेंगे तो कितना बनेगा? 8 6 2 16. अब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14. तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 अंडर मॉडुलो 7. तो इसमें भी 0 नहीं आया. 0 आना चाहिए तभी इसका रूट होगा. अब 3 पुट करके देखें तो 27 प्लस 9 प्लस 2, सो इट विल बी 38. और 38 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 मॉड 7. अब 4 पुट करके देखते हैं. 4 पुट करेंगे तो कितना बनेगा? 64 12 प्लस 2, सो इट विल बी 78. और 78 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 11 7 जा 77, सो इट विल बी रिमाइंडर 1. सो इट विल बी अंडर मॉडुलो 7. एंड 5 पुट करेंगे तो 125 और 3 5 जा 15 प्लस 2, सो इट विल बी 5 5 10 2 एंड 14. और इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर डेफिनेटली 7 2 जा 14 है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा अंडर मॉडुलो 7. और अब लास्ट बच गया f6 पुट करके देखते हैं. सो इट विल बी 6 क्यूब 6 2 जा 18 प्लस 2. तो इसको कैलकुलेट करके देखें. अगर आप 6 6 जा 36 36 6 जा 240 212, तो टोटल बन गया 236. और इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 बचेगा. तो आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी नंबर के ऊपर रिमाइंडर 0 नहीं आया.
यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3 2 6 2, इट मीन दैट इसके पास 0 है ही नहीं, ठीक। इट मीन्स दैट गिवन clearly given polynomial has no root in Z7। अगर रूट ही नहीं है तो ये फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। हेंस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज irreducible in Z7 in ring of polynomial over field Z7। So students, that's all for today's lecture.